हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएससी एग्जाम प्रिपरेशन। मैं हूं अर्चिता नयन और आपके सामने फिर से हाजिर हो चुकी हूं आरआरबी एनटीपीसी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सेट को लेकर। दोस्तों, ये जो सारे क्वेश्चंस होंगे वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जैसा कि अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एनालिसिस किया है, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी तरीके के क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पे प्रोवाइड करने की कोशिश की है। तो एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, वीडियो बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और शेयर करें फ्रेंड्स के साथ, ताकि और भी लोग जुड़ सके, तो हमें वीडियो बनाने में मज़ा आएगा। इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहे किसी व्यक्ति ने एक घोड़ा 15% के लाभ पर बेचा। यदि उसने इसे 25% कम में खरीदा होता तथा 60 रुपए कम में बेचा होता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़ा का क्रय मूल्य क्या था? कह रहा है कोई व्यक्ति है जो एक घोड़ा को 15% के लाभ पर बेचता है। अब कहा जा रहा है कि वह अगर उसे 25% कम में खरीदता और 60 रुपए कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता। तो घोड़े का क्रय मूल्य क्या था? जैसे ही इस तरीके के सवाल आए, हमने आपको पहले भी बताया है, हम मान लेंगे कि घोड़े का क्रय मूल्य था 100। अब अगर 100 रुपए का घोड़ा था, हम उस पर 15% के लाभ में उसे बेचते हैं, यानी 115 में बेचेंगे। कह रहा है कि अगर उसने इसे 25% कम में खरीदा होता, यानी कि वह उसे कितने में खरीदा होता, तो 75 में, और 60 रुपए कम में बेचता तो उसे 32% का लाभ होता, यानी 75 गुना 132 डिवाइडेड बाई 100। 25 दिया 75, 25 चौके 100 और 4 से हमने किया 33 टाइम्स आपका हो गया, यानी कि 99। कह रहे ऐसा करने पर वो 60 रुपए कम में बेचता है, पर यहाँ पे हमारा आ रहा है 9 6 15 9 1 10 1 11, यानी 16 यूनिट कम में बेच रहा है। यानी 16 यूनिट बराबर है किसके? तो 60 रुपए के। तो हमसे पूछ रहा है घोड़े का क्रय मूल्य, यानी 100 रुपीज के बारे में। तो 100 यूनिट के बारे में तो 60 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 16 हम कर देंगे। 25 चौके 100, 4 चौके 16 और 15 चौके 60, यानी ओवरऑल आ गया 375 रुपए। ऑप्शन नंबर सी। इस तरीके के सवाल आपके हमेशा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, आप इसे बिल्कुल भी नहीं इग्नोर करोगे, और इस तरीके के सवाल हमने पहले भी करवा के रखा है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सवाल नंबर 2 कह रहे ए एक काम को 20 दिन में करता है और बी इसी काम को 12 दिन में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया और उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा? ये आपका, मैं आपको बता दूं, जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रही हूँ वो रैंडमली सेलेक्टेड टॉपिक्स से है। पहले पिछले जो हमने क्वेश्चन करवाया वो प्रॉफिट एंड लॉस से था, और ये जो है आपका टाइम एंड वर्क के टॉपिक से लिया गया है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहे हैं दो लोग हैं ए और बी। ए करता है किसी काम को 20 दिन में, बी करता है उसी काम को 12 दिन में। अब जैसे ही टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन आए, हमने आपको बताया है कि इसका क्या फंडा है कि आप एलसीएम ले लोगे। तो 20 एंड 12 का एलसीएम कितना हो गया? तो 60। अब हम इसे करेंगे यहाँ पे एलिगेट, और एलिगेट में ऐसे सर्टेनली माइनस होता है, बट टाइम एंड वर्क के केस में हम डिवाइड करते हैं। तो 60 डिवाइडेड बाई 23, 60 डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा 5। अब कह रहा है कि बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया। हमने देखा कि ए एक दिन में करता है 3 यूनिट और बी करता है 5 यूनिट, और बी जो है 9 दिनों तक काम करता है, यानी बी ओवरऑल कितना काम कर देता है? तो 9 5 45 दिन। और अगर हम बात करें तो शेष कार्य ए कितने दिनों में पूरा करेगा? तो शेष काम कितना बच रहा है? तो 15 यूनिट। शेष काम, टोटल काम है 60 यूनिट, जिसमें 45 यूनिट तो बी ने पहले ही कर दिया। तो हमारे पास बचा 15 यूनिट कार्य जिसे ए को करने हैं, और ए को एक दिन में 3 यूनिट काम करता है, तो कितना समय लगेगा? तो 15 डिवाइडेड बाई 3, यानी 5 दिन लगेंगे। ऑप्शन नंबर ए। तो आपने देखा किस तरीके से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे ही 2 या 3 लोगों की बात करें, सबसे पहले हम सभी को लिख के एलिगेट कर लेते हैं, और उसके बाद हम मान लेते हैं कि ये जो नीचे वाली जो आती है एलसीएम, ये हमारा टोटल वर्क हमें करने के थे, और 3 और 5 को हम मान लेते हैं इफिशियंसी, यानी कि एक दिन का काम। और इसके बाद हमारा क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा ईजी हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत सारे लोगों को लग रहा हो कि ये हमने बहुत ही ज्यादा टाइम में बताया, इससे जल्दी तो आप बना लेते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमें समझाने में वक्त लग जाता है, वरना बनाने में ये सारे क्वेश्चंस बिल्कुल भी वक्त नहीं लगने वाले हैं। तो सवाल नंबर 3 कह रहा है 5 क्रमिक विषम धन पूर्णांक संख्याओं का औसत 9 है, उनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है? तो आप एक चीज देखो, अगर क्रमिक सम संख्या या विषम संख्या होती है, जैसे कि हम ले लिए 3 क्रमिक, 5 ही ले लेते हैं, 1 3 5
विषम संख्या बोल रहा है तो 1 3 5 7 9 हमने ले लिया। अब आप देखो इसका औसत कितना होता है, तो 9 7 16 16 5 21 21 3 24 1 25 और 5 संख्या है तो 25 डिवाइडेड बाई 5 यानी 5। यानी कि यहाँ से एक चीज हमें पता चला कि अगर क्रमिक पूर्णांक है यानी कि जिनके डिफरेंस सेम होते हैं तो उसका एवरेज जो होता है वो बीच वाली संख्या होती है। अब आप देखो 5 क्रमिक विषम धन पूर्णांक है, उसका एवरेज 9 है तो बीच वाली 9 है और इसके पहले 2 संख्याएं होंगी, इसके बाद 2 संख्याएं होंगी, तो क्रमिक बोल रहा है विषम, तो ये हमारा हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा कितना तो 13। हमसे पूछा सबसे छोटी संख्या तो यह हो गया 5। अब आप इसका औसत निकाल के देख सकते हो, 9 1 10 3 13 7 20 5 25 हमने कर दिया। फिर हमारा हो गया 1 1 2 2 4 45 45 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 9 आ गया। तो यहाँ पे आपने देखा कि हम कितने इजी फंडा से यहाँ पे इस क्वेश्चन को बना दिए, हमें थोड़ा सा भी वक्त नहीं लगेगा। तो आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को बनाने की कोशिश करो। नेक्स्ट है एक बंटन है जिसका माध्य है 18 और उनका मानक विचलन है 7, विचलन का गुणांक मान क्या होगा। इस तरीके के क्वेश्चन आरआरबी हमेशा पूछते हैं और इस तरीके के क्वेश्चंस के स्टूडेंट के पास प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा कम होती है। कह रहे हैं कि एक बंटन है जिसका माध्य है 18 और मानक विचलन है 7, तो इसका अगर गुणांक का मान पूछता है तो यह होता है मानक विचलन बटा माध्य गुना 100। अब आप इसे निकाल सकते हो 50 दूना 100 और 9 दूना 18, तो 350 डिवाइडेड बाई 9% आ जाएगा। तो ये हमारा कितना टाइम हो गया, 9 3 27। फिर हमारे पास बच गया कितना, 8 और 0 9 8 72, इस तरीके से 38.88% ऑप्शन नंबर डी। तो इस क्वेश्चन के फॉर्मूले को आप अच्छी तरीके से ध्यान में रख लो और ये आरआरबी का फेवरेट क्वेश्चन होता है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 5। ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन है और कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। कर रहे 4000 रुपए की धनराशि का 10% की दर से 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इसे बनाने का जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताती हूँ 2 तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मूला जिसमें आप चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए करोगे प्रिंसिपल माइनस प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर n। तो हम इस फॉर्मूले का यहाँ पे यूज नहीं करेंगे। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे ही इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं हम रेशियो मेथड का यूज करेंगे। तो 4000 है, 4000 का हम 10% निकालेंगे जो कि हो जाएगा 400 और फिर से 400 का 10% निकालेंगे जो कि हो जाएगा 40 और फिर से 40 का 10% निकालेंगे जो कि हो जाएगा 4। और हम जानते हैं कि 4 ईयर के लिए रेशियो होता है 4 6 4 1, 2 ईयर्स के लिए 2:1, 3 ईयर्स के लिए 3:1। कैसे ये रेशियोज हम याद रख सकते हैं, इसका किस तरीके से क्वेश्चंस में यूज होता है, इसकी डिटेल सॉल्यूशन की वीडियो देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चल जाओ या फिर आप हमारे चैनल में भी जाके इसे ढूंढ सकते हो। बट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप आसानी से कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। हमने बोला 4000 रुपए की धनराशि है 10% की दर से 4 वर्ष का, तो हमने इसे 4 बार 10% सबसे पहले निकाल लेंगे, 3 बार निकाल दिया, एक बार फिर से 10% निकालेंगे तो ये आ गया 0.4। अब 4 ईयर का, तो सबसे पहला ईयर का इंटरेस्ट हमने निकाला 400, तो 4 गुना 400। दूसरा ईयर का इंटरेस्ट हमने निकाला 40, तो 6 गुना 40। तीसरे ईयर का इंटरेस्ट हमने निकाला 4, तो 4 गुना 4 और चौथे ईयर का निकाला 0.4। अब आप देखो 1600 प्लस 240 प्लस 16 प्लस 0.4, तो ये हमारा ओवरऑल आ जाएगा 4.6। इस तरीके से हमारा हो गया। फिर 4 1 5 6 2 8 1856.40 रुपए। ऑप्शन नंबर बी। आपने देखा कितनी आसानी से इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं बिना कैलकुलेशन के। फॉर्मूले मेथड में कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं, तो हम कैलकुलेशन से बचने के लिए इस चीज को करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाल नंबर 6, सिक्का से संबंधित क्वेश्चन है। कह रहे हैं एक बैग में 50 रुपए, 20 रुपए तथा 10 रुपए के नोट्स क्रमशः 3, 5, 8 के अनुपात में है तथा सभी प्रकार के नोटों का कुल मूल्य 1650 रुपए है। उनमें 20 रुपए के कितने नोट्स है, तो चलिए देखते हैं। हमसे बोला कि एक बैग में 50 रुपए के नोट है, 20 रुपए के नोट है और 10 रुपए के नोट है। उनका रेशियो हमने आपको बताया 3, 5 और 8 है। कह रहा है सभी प्रकार के नोटों का कुल मूल्य कितना है, 1650, और ये हमारे पास नोटों की संख्या आई है, तो सबसे पहले हम इससे मूल्य निकालेंगे। तो अगर 50 रुपए के हमारे पास 3 नोट हुए यानी 150 रुपए हुए,
20 रुपए के 5 नोट यानी 100 रुपए और 10 रुपए के 8 नोट यानी 80 रुपए। तो ओवरऑल इसका मूल्य कितना आ गया? तो 0, 8, 5, 13, 1, 2, 1, 3, 330। बट आपका सवाल कह रहा है कि 1650 रुपए है, यानी 330 यूनिट बराबर है किसके? तो 1650 के। हमसे पूछा 20 रुपए के कितने नोट्स हैं, तो 20 रुपए के हमने देखा 5 नोट की हमने बात की थी, तो अगर 330 1650 के बराबर होगा तो 5 यूनिट किसके बराबर हो जाएगा? तो 1650 गुना 5 डिवाइडेड बाई 330। 5 टाइम हमने कर दिया, यानी कि 25 नोट हो गए, ऑप्शन नंबर बी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। देन बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।